जय हिंद साथियों, मैं सुनील वर्मा से अपने टीसीटी प्रोग्राम यानी डेली करंट न्यूज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों के लिए माइग्रेशन आयोग बनाने वाला राज्य कौन सा है? माइग्रेशन आयोग, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो कोविड-19 के प्रभाव के तहत बहुत सारे जो श्रमिक भाई बंधु हैं जो विभिन्न राज्यों से अपने मूल राज्य की ओर यानी जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे जा रहे हैं। तो बेसिकली जब किसी एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाके रोजी रोजगार के लिए या किसी जो श्रम करता है वहाँ पे जाके तो उन्हें प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। तो लोग जो लौट के वापस अपने घरों की ओर आ रहे हैं, उन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य है जिसने माइग्रेशन आयोग बनाया है। वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों की ये जो आयोग बनाया जाएगा, यह आयोग क्या करेगा? ये जो रोजगार जो श्रमिक वापस आ रहे हैं, इन श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था और प्लस सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में क्या? जैसे उनके लिए आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था है ना, आवास, भोजन या फिर और स्वास्थ्य, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, साथ ही इनके बच्चों के शिक्षा की बात कर लीजिए, तो ये सब सारी जो जरूरतें होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो सारी व्यवस्थाएं ये आयोग करेगा। तो ये हो गया हमारा माइग्रेशन आयोग। हम आते हैं अपने आज सेकंड प्रश्न क्यों नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा आप देखिए, हाल ही में चर्चा में रही ज्योति है, अर्थात हमें भी जानना है कि अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो चर्चा में था ज्योति। तो ज्योति क्या है? क्या है? कोई ट्रेन है? नो। पीपीई किट के संदर्भ में हम लोगों ने लगातार चर्चा की है, तो पीपीई किट नहीं। कोरोना का मतलब जैसे आप लोगों ने एक प्रधान अपने जो राष्ट्रीय स्तर पर एक चलाया जा रहा है आरोग्य सेतु है, उस तरह का कोई ऐप है क्या? नहीं, बल्कि यह एक साइकिल गर्ल है। अर्थात ज्योति कौन है? ज्योति एक साइकिल गर्ल है जो बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली। कहाँ की? भागलपुर। और एक रहती कहाँ थी? गुड़गांव में। महत्वपूर्ण है साथियों कि ये जो लड़की है ज्योति, इसने साइकिल पर अपने पिताजी को बैठाया और गुड़गांव से भागलपुर तक साइकिल से इसने यात्रा की है सफलतापूर्वक। तो इस लड़की का नाम जो है इसे साइकिल गर्ल कहा जाने लगा है। और एक और मजेदार बात यह है कि ज्योति की वीरता यानी जो बहादुरी का काम है, गुड़गांव से साइकिल पे बैठा के अपने पिता को भी साथ में लेकर भागलपुर तक जाना इतना आसान नहीं है। कम से कम 1500-2000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा लगभग करनी पड़ेगी। तो वो इवांका ट्रम्प, जो आप लोग जानते होंगे, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी बेटी इवांका ट्रम्प ने भी इस बात के लिए सराहना की है। और साथ ही साथ अब बिहार सरकार द्वारा और विभिन्न राजनीतिज्ञों द्वारा ज्योति को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार वीरता, जो बच्चों के लिए बाल पुरस्कार होता है, देने की बात भी की जा रही है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। बस देखते हैं, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, जो कि अभी हाल ही में पूरे एशिया के नंबर 1 अमीरों की गिनती में आ गए हैं। तो इन्होंने जो है अभी जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, तो जिसके संदर्भ में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐप्स ऑनलाइन माध्यम से ग्रोसरी उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, अर्थात मार्केट फ्यूचर की मार्केट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू किया है। तो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर का वो नाम क्या है? नाम की बात करते हैं तो नाम है जियो मार्ट ग्रोसरी। जियो मार्ट ग्रोसरी। और इन्होंने कहा है कि हम 200 देश के 200 शहरों में इसे एक साथ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही कुछ एक और ग्रोसरी की बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रूपर, है ना, ग्रूपर। फिर आप आई बिग बास्केट, फिर अमेज़न भी अपना कर रहा है ना। तो ये कुछ अन्य नाम भी हो गए जो इस ऑनलाइन ग्रोसरी के से संबंधित है। तो हमें महत्वपूर्ण क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो अब इस ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में उतर रहा है, उसने जिस नाम से जारी किया है अपना, वो होगा जियो मार्ट ग्रोसरी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सहायता से किस देश में एक मिलिट्री वार गेम सेंटर बनाया गया है? या कोई एक देश है जहां पे भारत की सहायता से मिलिट्री वार गेम सेंटर बनाया गया है? वह देश कौन सा है? एक बार देखते हैं। क्या रवांडा है? नहीं। कीनिया नहीं। तंजानिया नहीं। वह देश है युगांडा। अर्थात युगांडा में एक इंडिया नाम से, किस नाम से? इसका नाम भी जो रखा गया इंडिया,
इंडिया नाम से एक मिलिट्री वार गेम सेंटर बनाया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी बनाने में जो लगभग 2 करोड़ का खर्च आया है, उस पूरे खर्च को कौन वहन कर रहा है? युगांडा में रह रहे जो भारतीय मूल के लोग, उन्होंने दान के स्वरूप में पैसे दिए और उस पैसे द्वारा भारत के सहयोग से ये मिलिट्री वार गेम सेंटर बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा एक प्रश्न से जुड़ा हुआ मामला। लेकिन कुछ इससे संबंधित और फैक्ट लिखते हैं, जैसे युगांडा को अगर आप देखेंगे, युगांडा को आप देखेंगे अगर मैप में तो कुछ ये दिखेगा, जैसा कि हम यहाँ पे लगातार चर्चा करते रहे हैं। ये अपना है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे सोमालिया, ये कीनिया, ये हो गया आपका विक्टोरिया झील। कौन सा झील? विक्टोरिया झील। और ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। तो महत्वपूर्ण क्या है? ये जो विक्टोरिया झील है, यहाँ पे ऐसे देखिए, ये अपना हो गया, ये आपको हमने बताया सोमालिया, ये कीनिया, और ये हो गया युगांडा। कौन सा देश है? युगांडा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो युगांडा है किससे होके जा रहा है? विषुवत रेखा से। अर्थात जो अफ्रीकी देश हैं विषुवत रेखा पर पड़ने वाले, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? ओके, तो सबसे पहले हमने युगांडा की बात की। युगांडा के साथ देखेंगे आप कीनिया। ओके, यहाँ पे छोड़ देते हाथ है, एक कीनिया, एक कांगो गणराज्य और गैबन। ऐसे देखेंगे कांगो गणराज्य, फिर ये हो गया गैबन, है ना। बेसिकली कांगो गणराज्य बड़ा है, तो ये यहाँ पे गैबन, फिर आपका होगा कांगो गणराज्य और एक कीनिया, और फिर इधर आ जाइए आपका सॉरी युगांडा के बाद एक कीनिया। 1 2 3 4 5, तो विषुवत रेखा पर टोटल 5 राज्य हैं। कहाँ पे? अफ्रीकी देशों में। साथ ही साथ हमने आपसे कहा कि विक्टोरिया झील यहाँ पे है। विक्टोरिया झील के संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं। आपको हमने बताया यहाँ पे सोमालिया, एक कीनिया, तो ये है विक्टोरिया झील से कीनिया लग गया, फिर ये युगांडा लग गया, ये रवांडा लग गया, और फिर अपना ये हो गया क्या? तंजानिया। ओके, 1 2 3 4। तो ये अगर आप देखेंगे जो हमने आपसे विकल्प में रखा था, युगांडा, रवांडा, कीनिया और तंजानिया, बेसिकली ये चारों जो देश हैं ये विक्टोरिया झील से जुड़ते हैं। ओके, की ओर आते हैं। कोविड-19 से उपजी जो आर्थिक मंदी है उसे क्या नाम दिया गया है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 से जब पूरा विश्व प्रभावित है, इसके कारण जो लगातार देशों में लॉकडाउन करना पड़ा, जिसके कारण पूरे विश्व में एक आर्थिक समस्या निकल के आई है और पूरी तरह से अर्थव्यवस्थाएं सीज हो गई है। तो उस संदर्भ में एक आर्थिक मंदी की जो स्थिति देखी जा रही है, उसे क्या नाम दिया गया है, ये हमारा प्रश्न है। और उसे नाम दिया गया है पेंडेशन। क्या नाम दिया गया है? पेंडेशन। इसका नाम देने वाले जो है डेविड मैकबिलियम। ये कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है। तो पेंडेशन नाम किसने दिया है? डेविड मैकबिलियम ने। दरअसल होता क्या है, अगर आपको याद हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो एक आर्थिक मंदी आई थी 1929 की मंदी, जिसे तीसा की मंदी भी कहा जाता है। तो तीसा की मंदी क्या है? बेसिकली एक तरह से नाम हो गया। तो उसी संदर्भ में इसे भी कहा जा रहा है पेंडेशन। ओके, इसी संदर्भ में कुछ एक और नाम देख लेते हैं। जैसे IMF ने अप्रैल में जब मीटिंग की थी, IMF के सदस्यों ने मिलकर, तो वहाँ पे ये नाम निकल के आया था ग्रेट लॉकडाउन, बट ये नाम बहुत बेहतरीन नहीं था। फिर मॉर्गन स्टैनले ने भी एक नाम दिया है जिसे कहा जा रहा है ग्रेट कोविड-19 मंदी, यानी कि ग्रेट कोविड-19 रेसेशन। तो ये भी एक तरह से रिजेक्टेड है। और ये जो मूल का नाम है वो है पेंडेशन। तो हमें ध्यान क्या रखना है? कोविड-19 से उपजी आर्थिक मंदी को जो नाम दिया गया है उसे कहा जाता है पेंडेशन। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण सिर्फ UPPCS के लिए नहीं, बल्कि बिहार की जुडिशरी, बिहार का जो सिविल एग्जाम होता है, साथ ही साथ RO ARO और विभिन्न जो भी, मुझे तो लगता है कि इवन जो भी वनडे टाइप एग्जाम है उसमें आने वाले 2-4 सालों तक इस तरह का प्रश्न पेंडेशन से जुड़ता हुआ प्रश्न निश्चित तौर पर बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, देखते हैं कि दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो ये महिला एथलीट कौन है जो सबसे ज्यादा खेल जगत में
मतलब जो खेल की दुनिया में रहती हैं और उस खेल जगत में काम करते हैं, उन्हें जो चाहे खेल में पुरस्कारों के आधार पर जो जीतते हैं उसके आधार पर, या फिर उन्हें जो विभिन्न ऐड मिलते हैं, है ना, जैसे एडिडास हो गया, रिबॉक हो गया, या अपना शिव नारायण हो गया, ये लोग जो ऐड देते हैं उसके माध्यम से भी ये लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं ऐड। तो प्रश्न ये है कि सर्वाधिक पैसा कमाने वाली जो महिला एथलीट है वो कौन है? तो हमारी कौन है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि नाओमी ओसाका जो है जापान की है और यह टेनिस की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? टेनिस। टेनिस के संदर्भ में आप लोग को याद होगा वो जो ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, जो 4 महत्वपूर्ण ओपन होते हैं। और जापान की टेनिस ये जो ओसाका है, नाओमी ओसाका, अभी मात्र 22 साल की है और इस 22 साल की उम्र में ही इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम, भले ही अलग अलग सालों में जीता है, लेकिन अभी ये 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ टेनिस जगत में नंबर 1 स्थान भी पा चुकी है। तो हमारा प्रश्न ये था कि सर्वाधिक कमाने वाली महिला कौन? तो है नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की। साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने उपग्रहों की, जो ऊपर उपग्रह घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन अर्थात एक स्पेशल सेना बनाया जाए, वो देश बनाने की बात कर रही है था, एक स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन बनाने का निर्णय लिया है। तो वह देश एक है जो अपने सभी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक ऐसी सेना बनाएगा जो इन उपग्रहों की अन्य देशों से अगर कोई आक्रमण किया जाता है, उस पर कोई अटैक किया जाता है तो उससे बचाव के में एक काम करेगी। वह देश कौन सा है? आपके दिमाग में निश्चित तौर पे हो सकता है चीन पर जा रहा होगा, इवन रूस और अमेरिका पर भी जा रहा होगा, लेकिन नहीं, बल्कि यह सेना बनाने का जो स्क्वाड्रन बनाने की बात कर रहा है वो कौन सा देश है? वो है जापान। और इसने काम शुरू भी कर दिया है और 2023 तक यह पूरा कर लेगा, अर्थात उसे इस ऑपरेशन स्क्वाड्रन के लिए जितनी जरूरत है वो पूरा कर लेगा 2023 तक। नेक्स्ट पर आते हैं, बलजीत सिंह दोसांझ, यह कोई खिलाड़ी है और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो सवाल ये है कि जो इनका निधन हुआ है बलजीत सिंह दोसांझ का, ये किस खेल से संबंधित है? बेसिकली उत्तर पर आते हैं, ये है हॉकी के खिलाड़ी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 95 साल के थे और हॉकी के बहुत पुराने प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यह 3 विश्व कप, मतलब भारत ने जो विश्व कप जीते हैं हॉकी के, उसमें से 3 विश्व कप के ये सदस्य भी रहे हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण एक और बात है कि 2015 में इन्हें जो है हॉकी एकेडमी द्वारा मेयर की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? मेयर की। तो हमें इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट फिर से लेते हैं। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण बात है कि यह जो बलजीत, ये प्रश्न हमारा है बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये इसे आप बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि भले ही खेल से जुड़ा हुआ तो है, आपको लग रहा होगा खेल से जुड़ा हुआ इतना प्रश्न नहीं आता, लेकिन आएगा। क्यों? क्योंकि बलजीत सिंह दोसांझ जो है उनका महत्व इस बात के लिए है कि अब भारत ने जो हॉकी का विश्व कप जीता है, 3 विश्व कप हॉकी टीम विजेता के वो सदस्य रहे। ठीक है। और इसलिए यह इनका जो है इनका निधन एक कष्टकारी है। हालांकि 95 साल के होकर मरे हैं तो इतना कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के रूप में हॉकी खेल के संदर्भ में एक बड़ी हस्ती थी। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय डाक और बिहार बागवानी विभाग द्वारा किस संदर्भ में एक समझौता हुआ है? तो यह समझौता क्या है? बागान से घर तक। क्या है? बागान से घर तक। अर्थात जो समझौता हुआ है जर्दालू गांव, ये आपने यहाँ से समझ लिया कि बागान से घर तक। बागान से घर का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट है जो जर्दालू गांव और शाही लीची, ये जर्दालू गांव कहाँ पे होता है? भागलपुर में, और ये शाही लीची मुजफ्फरपुर में। ये दोनों जो है इसे तो जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है। तो साथियों सवाल ये है कि ये आखिर जो समझौता हुआ किस संदर्भ में? आपके दिमाग में प्रश्न निश्चित तौर पर जा रहा होगा, या ये होगा कि कुछ समझ में भारतीय डाक का काम क्या है? चीजों की इधर से उधर पहुंचाना। तो यहाँ पर भी जो है, और बिहार बागवानी का मतलब क्या है? जो बागान में उत्पन्न होते हैं, चाहे वह जर्दालू आम हो या आप कहिए कि
शाही लीची हो, मतलब जो भी बाग बगीचे में जो उत्पादन किया जाता है फलों का, उससे संबंधित यह विभाग है भारत, ये बिहार का बागवानी विभाग। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, दोनों ने मिलकर यह समझौता किया है, उस समझौते का नाम क्या है, बागान से घर तक, अर्थात जो बागान में उत्पादन किया जाएगा जर्दालू आम का और शाही लीची का, उससे जो है भारतीय डाक कहाँ पहुंचाएगा, लोगों के घरों तक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड या कोरोना के प्रभाव के कारण बहुत सारी सेवाएं ठप है। अगर सेवाएं ठप है तो लोगों के पास ये जो सीजन चल ही रहा है आम का और लीची का, तो अब ये उत्पादन तो पेड़ों में हो रहा है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार की या आर्थिक गतिविधियां ठप है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसे लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम इस समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है, आम के लिए मिनिमम 5 केजी और लीची के लिए मिनिमम 2 केजी का ऑर्डर करना होगा। ओके साथियों, यह का हमारा अंतिम प्रश्न था। थैंक यू सो मच।